सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के जिन 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, वो समय अब समाप्त हो चुका है और अब भी उत्तरी गाजा से लगभग 6 लाख लोगों ने ही पलायन किया है, जबकि 5 लाख लोग अब भी उत्तरी गाजा और गाजा शहर में रुके हुए हैं। और इनका कहना है कि इजराइल की सेना चाहे तो परमाणु बम से इस पूरे इलाके को उड़ा दे, लेकिन वो अपनी जमीन और अपने घरों को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वो मरने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसी बात करने वालों में गाजा के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब जरा सोचिए, इन बच्चों और लोगों में कितनी नफरत भरी जा चुकी है इनके दिमाग में कि इनमें मौत का डर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहां बच्चा बच्चा भी मौत से घबराता नहीं है और ये लोग अपनी जान नहीं बल्कि अपना धर्म बचाना चाहते हैं। अपने धर्म के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए जान देने को भी तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी इसी गाजा पट्टी में रहती है। गाजा पट्टी की 40% आबादी यानी 20 लाख में से 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल या उससे कम है। लेकिन ये लाखों बच्चे और ये लाखों युवा आज इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि ये अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। और इनमें बहुत सारे बच्चे और लोग हमास के साथ हैं। आज भी ये लोग हमास को पसंद करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक फिलिस्तीन के 62% लोग, फिर से आप सुन लीजिए, फिलिस्तीन के 62% लोग ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, यानी इन्हें आतंकवादी मानते ही नहीं हैं और इन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। और आज जब इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है तो उत्तरी गाजा के लोगों से वो अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाने के लिए कह रहा है। देखिए, सिर्फ इतनी बात कही है इजराइल ने कि उत्तरी गाजा में जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप अब दक्षिणी गाजा में चले जाइए, हम वहां पानी भी बहाल कर देंगे और वहां पर आपके ऊपर हमला नहीं होगा, लेकिन उत्तरी गाजा में हमला होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए। उन्हें 24 घंटे का समय भी दिया। तब से 5 लाख लोग उत्तरी गाजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमास भी इन लोगों से यही कह रहा है कि उन्हें इस युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर रहना चाहिए और अपनी जान इसी तरह से कुर्बान कर देनी चाहिए। हमास को इस समय जो 15 सदस्यों वाली पोलिट ब्यूरो कमेटी चला रही है, उसके चीफ इस्माइल हनिये ने अपने एक नए बयान में कहा है कि फिलिस्तीन के लोग मर जाएंगे लेकिन वो गाजा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमास का ये जो चीफ है, ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहां पर बैठकर कर रहा है? आप सोचते होंगे कि हमास का चीफ शायद फिलिस्तीन में रहता होगा, गाजा में रहता होगा, गाजा के लोगों के साथ वहीं रहते हुए उनकी लड़ाई लड़ रहा होगा। बिल्कुल गलत। ये बातें जो ये कर रहा है आदमी, ये गाजा से 1800 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा के एक 5 स्टार पेंट हाउस में बैठकर ये बयान दे रहा है गाजा के गरीब लोगों को कि आप मर जाइए, आप संघर्ष कीजिए। जिस पेंट हाउस में बैठकर ये बयान दे रहा है, उस पेंट हाउस की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 40 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। गाजा में जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गरीबी है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, उनका नेता, हमास का ये जो नेता है, ये कैसी जिंदगी जीता है आप देख लीजिए। यानी जो आतंकवादी खुद कतर के दोहा में है और वहां एक 5 स्टार पेंट हाउस में रहता है, वो गाजा पट्टी के लोगों से कह रहा है कि उन्हें अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, वहीं पर अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। और हमें लगता है कि गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के साथ इससे भद्दा मजाक कोई और हो नहीं सकता। और यह उनका दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग, हमास का ये जो चीफ है, इस तरह के लोग आज फिलिस्तीन के लोगों के नेता बने हुए हैं और इन्होंने फिलिस्तीन के नाम की दुकान खोली हुई है। खुद ये 5 स्टार जीवन जीते हैं, खुद कभी फिलिस्तीन जाते नहीं, इनके बच्चे, इनके परिवार, उनका कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट जेट में चलते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं और फिर ये फिलिस्तीन के और गाजा पट्टी के गरीब और असहाय लोगों से कहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, आप वहीं रहिए, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। देखिए ये आदमी दोहा में बैठकर फिलिस्तीन के गरीब असहाय लोगों को क्या कह रहा है। गाजा पट्टी में गरीबी के बीच रह रहे लाखों लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं होगी कि हमास का ये चीफ
दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी है। हमास के चीफ की टोटल नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपए की है और दोहा में ये एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसकी शायद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। इसके पास दोहा में 25 से ज्यादा करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस है जो किसी 5 स्टार होटल से शायद ज्यादा ही आलीशान होगा, और ये कहीं भी आने जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई वर्षों से ये गाजा पट्टी में गया तक नहीं है। गाजा पट्टी के लोगों को मौत के मुंह में तो झोंक रहा है, लेकिन खुद गाजा पट्टी में नहीं रहता, खुद जाता भी नहीं है। यानी गाजा पट्टी के जो लोग हमास की वजह से आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं, दवाइयां नहीं, इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उस हमास का चीफ गाजा पट्टी में रहता तक नहीं है। वो कतर के दोहा में आलीशान जिंदगी जी रहा है और वहां से अपने शानदार पेंट हाउस में बैठकर बयान देता है कि गाजा पट्टी के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम हमास के इस चीफ को यह चुनौती देते हैं कि अगर वो वाकई में गाजा के लोगों का नेतृत्व करता है, अगर उसे गाजा के लोगों की चिंता है और उनका सच्चा नेता है, तो उसे खुद गाजा में जाकर वहां लोगों के साथ रहना चाहिए, ना कि दोहा में ऐशो आराम के बीच रहकर गाजा के मुसलमानों को युद्ध में इस तरह से झोंक देना चाहिए, उन्हें भड़काना चाहिए। आज गाजा के मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि उनका दुश्मन असल में इजराइल नहीं है, बल्कि उनका असली दुश्मन हमास और महमूद अब्बास जैसे नेता हैं। हमास के चीफ की तरह फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास फिलिस्तीन में रहते ही नहीं, बल्कि वो जॉर्डन में रहते हैं। इन्हीं को लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देते हैं। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के बारे में जब कोई बात करती है तो इनसे करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब आते हैं, किसी से बात करते हैं तो इनसे करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हाल ही में इन्हीं से मिले थे और वो इन्हीं को फिलिस्तीन समझते हैं। लेकिन महमूद अब्बास की टोटल नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है और उनके पास भी जबरदस्त खूब पैसा है। लेकिन जिस फिलिस्तीन के वो राष्ट्रपति हैं, उसके 80% लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। उसके लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न दवाइयां हैं, न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है, न अस्पताल है। और सोचिए उस फिलिस्तीन का नेता, देखिए फिलिस्तीन के लोगों की स्थिति देखिए आप। इस देश के नेता की अपनी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है। हमास के चीफ की जो नेटवर्थ है 16,000 करोड़ रुपए है। ये दोनों कभी फिलिस्तीन जाते तक नहीं। ये जो है ये जॉर्डन में रहते हैं, दूसरा कतर में रहता है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि सारे नेता और आतंकवादी खुद तो कतर और जॉर्डन जैसे अमीर देशों में रहते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ यूरोप जाते हैं प्राइवेट जेट्स में बैठकर। लेकिन गाजा के मुसलमानों को ये जिहाद करने के लिए कहते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें गाजा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, इजराइल का सामना करना चाहिए, अपने बच्चों को मरने के लिए तैयार रखना चाहिए और खुद भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहनी चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाजा के बच्चों को आतंकवादी बनाने वाले इन लोगों के अपने बच्चे टेररिस्ट नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून हैं। हमास के चीफ के 13 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटों की पहचान एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर होती है और इनमें एक बेटे की तो जॉर्डन में ही बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हमास ने गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंकवादी बनाकर छोड़ दिया है और उनके दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो यहीं पर रहकर मरना चाहते हैं। वो ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना जीवन में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। वो अपने जमीन की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ मरना चाहते हैं। और इसका कारण है ये धर्म, जिसकी गलत डेफिनेशन इन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। और इसीलिए हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ये जो पूरी लड़ाई है ये जमीन के पीछे नहीं है, बल्कि उस जमीन के गर्भ में धर्म छुपा हुआ है। और ये एक धर्म युद्ध है 2 धर्मों के बीच। गाजा दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे ज्यादा हिंसा भी है। और यही वजह है कि यहां लोगों को जिंदा रखने के लिए उनका धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करना जरूरी है और उनमें नफरत भरकर हमास जैसे संगठन उनका इस्तेमाल करते हैं। और आज भी गाजा में यही हो रहा है। गरीबी,
धार्मिक कट्टरवाद और नफरत। ये वो तीन चीजें हैं जिनकी वजह से दूसरे देशों में बैठे आतंकवादी गाजा के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, जब कोई आदमी बहुत गरीब होता है, उसके लिए ना खाना पीना है, ना उसके पास स्कूल कॉलेज है, ना उसके पास जीवन में कुछ भी साधन है, बिजली और पानी के लिए भी लगातार जहां संघर्ष करना पड़ता हो, उस आदमी को आप कैसे प्रेरणा देंगे और कैसे मोटिवेटेड रखेंगे? उसे आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरणा कैसे देंगे? इसलिए यह फॉर्मूला है, गरीबी, उसमें जोड़ दीजिए धार्मिक कट्टरवाद और उसमें जोड़ दीजिए नफरत। और ये जब तीनों मिलते हैं, तब जो वो व्यक्ति होता है, वो जो बच्चा होता है जिसका ब्रेन वॉश किया गया है, जिसमें शुरू से ही धार्मिक कट्टरवाद और नफरत भरी गई है, वो बच्चा बड़े होने के बाद मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे भूख महसूस नहीं होती, उसके बाद उसे गरीबी महसूस नहीं होती, उसके बाद उसके अपनों से जो उसके संबंध है, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है, सब खत्म हो जाता है। उसका ना कोई दोस्त है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना उसका कोई परिवार है, ना ही वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। वो सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता है। अब आप ये देखिए कि जब लोग धार्मिक कट्टरवाद और नफरत से भरे होते हैं, तो उन्हें पीने के पानी से ज्यादा जरूरी हथियार और रॉकेट लगते हैं। और यही बात मैं आपको कह रहा था, जब ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, तो उन्हें बिजली पानी नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें शांति नहीं चाहिए, उन्हें युद्ध चाहिए। गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है, और वहां हर साल लगभग 15% मौत गंदा पानी पीने की वजह से होती है। 15% लोग। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई, जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी, और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इस पाइपलाइन को खोद दिया, और पाइपलाइन को खोदने के बाद वो जो पाइप था, उन पाइप्स को निकाला और उस पाइप से रॉकेट और मिसाइल बना दिए। और ऐसा नहीं है कि हमास जब इस पाइपलाइन से रॉकेट बना रहा था तो गाजा पट्टी के लोगों ने इस काम में उसकी मदद नहीं की, या ये बात गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को पता नहीं है। गाजा पट्टी के लोगों ने कभी भी हमास के आतंकवादियों का इस बात के लिए विरोध नहीं किया कि उन्होंने पानी की पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लिए, और इसकी वजह से गाजा पट्टी के कई इलाके अब भी पानी के संकट से गुजर रहे हैं। यानी गाजा पट्टी के बहुत सारे लोगों ने खुद पानी और रॉकेट में से रॉकेट को चुना और पानी को ठुकरा दिया, और हमास ने कैसे 900 करोड़ रुपए की इस पाइपलाइन से इसे उखाड़कर इसके रॉकेट बना लिए, आज उसका वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। तो जब युद्ध होता है, तो युद्ध में एक लड़ाई तो होती है जो हथियारों से होती है, दूसरी लड़ाई होती है नैरेटिव की लड़ाई, नैरेटिव वॉर, यानी लोग क्या सोचते हैं और किस देश का, किस सेना का क्या इंप्रेशन है, लोगों के दिमाग में क्या है। यह एक बड़ी लड़ाई है। तो इंसान के शरीर को तो आप बंदूक से नष्ट कर सकते हैं, गोली चलाकर बम से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग पर जो प्रभाव डालना होता है वो डलता है प्रोपेगेंडा वॉर से, नैरेटिव वॉर से। उसके लिए वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए दुनिया भर के थिंक टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइंस का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, और फिर पूरी दुनिया एक राय बनाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। सच अलग होता है, दुनिया की राय अलग होती है। इंप्रेशन क्या है, इसी को नैरेटिव वॉर कहते हैं। तो आप देखिए आज जो नैरेटिव वॉर चल रहा है वो क्या है। हमास ने गाजा पट्टी की पानी की पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लिए, लेकिन अब वो दुनिया को यह कह रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी के लोगों को भूखा और प्यासा मारना चाहता है, और इजराइल ने पानी की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है। इजराइल ने कहा है कि जब तक आप हमारे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे गाजा में, तब तक हम आपकी पानी की सप्लाई बहाल नहीं करेंगे। दूसरा कहा है कि पानी की सप्लाई दक्षिणी गाजा में जारी रहेगी, आप सब लोग भागकर गाजा के दूसरे हिस्से में चले जाइए, लेकिन उत्तरी गाजा में जहां पर हम हमला करने वाले हैं वहां पानी नहीं आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग घंटों तक लाइनों में लग रहे हैं।
और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यह कह रहा है कि इजराइल इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो आम जनता को, बच्चों को, महिलाओं को, परिवारों को इस तरह प्यासा मरने के लिए छोड़ दे और एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज कर दे। ये इजराइल की बहुत बुरी बात है, इजराइल का ये अमानवीय व्यवहार है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज ही इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है। यानी जिस इजराइल को कट्टर कहा जाता है, वो तो गाजा पट्टी के लोगों के लिए पानी की सप्लाई को फिर से शुरू कर देता है, लेकिन जिस हमास को फिलिस्तीन के लोगों का असली हमदर्द बताया जाता है, उस हमास के आतंकवादी वाटर पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन के जो मुसलमान इजराइल द्वारा पानी रोके जाने को क्रूरता बताते हैं, वही मुसलमान वाटर पाइपलाइन से रॉकेट बनाने वाले हमास का विरोध तक नहीं करते, उसे रोकते तक नहीं। अगर पानी इतना जरूरी था तो पानी की जो पाइपलाइन थी उसे क्यों काटा और उसके हथियार क्यों बना लिए? आज भी दुनिया, पूरी दुनिया में आज एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने पानी की सप्लाई काट दी है और यह अत्याचार है। और आज भी दुनिया कह रही है कि इजराइल इतना बेरहम कैसे हुआ कि उसने गाजा में पानी की सप्लाई रोक दी है। और जब आप गाजा से आई इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी गैस लाइटिंग के इस ऐसे धुंध में फंस जाएंगे जहां आप पानी की पाइपलाइन से रॉकेट बनाने वाला हमास आपको सही लगेगा और इजराइल से आप भी शायद नफरत करने लगेंगे जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे। आप देखिए, आज यहां बात सिर्फ पानी की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने फिलिस्तीन के लोगों को मदद के तौर पर लाखों फर्स्ट एड किट्स बांटे थे, लेकिन इन फर्स्ट एड किट्स का इस्तेमाल अब हमास के आतंकवादी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादी बॉर्डर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए, तब उनके पास यूनिसेफ द्वारा भेजी फर्स्ट एड किट्स के यही बैग्स थे। इसलिए अब इजराइल की सरकार यह सवाल पूछ रही है कि जब गाजा पट्टी के लोग हमास के साथ नहीं है, तो फिर जो फर्स्ट एड किट्स गाजा की आम जनता को दी गई थी, वो हमास के आतंकवादियों तक कैसे पहुंच गए? देखिए, जो किट्स दवाइयों से भरे होने चाहिए थे, उनमें बारूद भरा गया। जो किट्स मेडिकल किट्स लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए थे, उन मेडिकल किट्स में बारूद भरकर, हथियार भरकर, गोलियां भरकर, कारतूस भर के, बॉम्ब्स भर के लोगों की जान ली जा रही है। और आज बड़ी बात यही है, पूरी दुनिया में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। पश्चिमी देशों में हो रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल को तुरंत पानी की बहाली करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल वहां के आम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, परिवारों को प्यासा मार रहा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि बच्चों पर अत्याचार दोनों तरफ से हो रहा है। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एकजुट होने लगे हैं और ईरान और इराक जैसे मुस्लिम देशों ने ओआईसी का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ओआईसी, जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी दुनिया के 57 इस्लामिक देशों का यह संगठन है। 57, जिनमें कई देश इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता भी नहीं देते। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो इजराइल को मानते ही नहीं एक देश, लेकिन ये फिलिस्तीन नाम से अलग राष्ट्र बनाने का पूरा समर्थन करते हैं। और अभी फिलिस्तीन की नेशनल अथॉरिटी इन 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन का हिस्सा भी है। यानी जो फिलिस्तीन है, जो उसकी नेशनल अथॉरिटी है, वो भी ओआईसी का हिस्सा है। आज हम ओआईसी के लिए एक सुझाव लेकर आए हैं और वो ये है कि ये 57 इस्लामिक देश गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमानों को अपने देशों में शरण क्यों नहीं देते? अगर ये 57 मुस्लिम देश ऐसा करने के लिए तैयार हो गए तो इनमें हर देश को गाजा के सिर्फ 35,000 मुसलमानों को ही अपने देश में शरण देनी होगी और 35,000 लोग किसी देश के लिए ज्यादा नहीं होते। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? गाजा पट्टी में इस वक्त लगभग 20 लाख लोगों की आबादी है। ये 20 लाख लोग अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन जाएं कहां? उनके पास जो इजिप्ट है उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं
उसने कहा है कि आप बॉर्डर पार करके हमारे यहां शरणार्थी बनकर नहीं आ सकते। एक तरफ इजिप्ट का बॉर्डर है जो बंद है, दूसरी तरफ इजराइल की सेना खड़ी है जो खून की प्यासी है, और तीसरी तरफ समुद्र है। तो ये लाखों लोग कहां जाएं? और यह धर्म युद्ध है, इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच उसके नाम पर लड़ा जा रहा है। तो ओआईसी के जो देश हैं, आज उन्हें यह कहना चाहते हैं कि इन 20 लाख मुसलमानों को आप इन 57 देशों में शरण क्यों नहीं दे देते? और अगर आप 20 लाख मुसलमानों को 57 देशों में बराबर 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 बांट देंगे तो हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 लोग आएंगे। तो इन देशों को इन 35,000 शरणार्थियों को अपने अपने देश में अपना लेना चाहिए और शरण दे देनी चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लेबनान में जहां लाखों आतंकवादियों को शरण दी गई है, वहां ये देश गाजा के 35,000 मुसलमानों को तो शरण दे ही सकते हैं। और अगर इन 57 मुस्लिम देशों ने ऐसा कर दिया तो गाजा के 20 लाख लोगों को एक नया जीवन दान मिल जाएगा। यकीन मानिए, इनकी जिंदगी बच भी जाएगी और बेहतर भी हो जाएगी। लेकिन ये तमाम मुस्लिम देश इसके लिए तैयार नहीं है। और जिस इकलौते मुस्लिम देश इजिप्ट की सीमा गाजा से लगती है, उसने तो गाजा के लोगों को अपने यहां शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको पता है कि ये तमाम मुस्लिम देश फिलिस्तीन के लोगों के लिए आंसू बहाने के बाद भी उन्हें अपने देश में शरण क्यों नहीं देना चाहते? ये कह रहे हैं पैसा ले लो, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार ले लो, आप और कोई मदद चाहते हैं वो ले लो, लेकिन हमारे देश में मत आओ। इसका कारण है वर्ष 1970 की एक घटना। आप भी ध्यान से सुनिएगा, ये लोग अपने देश में इन्हें क्यों नहीं शरण देना चाहते। 1970 से पहले जॉर्डन ने फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को अपने यहां शरण देने का फैसला किया और शरण दे दी। लेकिन यही शरणार्थी बाद में जॉर्डन के उस समय के किंग के खून के प्यासे बन गए थे और उन्हें सत्ता से हटाकर जॉर्डन पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जिसके बाद वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 20,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी, क्योंकि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये जॉर्डन पर कब्जा करना चाहते थे। यानी जिस देश ने उन्हें शरण दी, उसी देश के राजा को मारना चाहते थे। यानी ये मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन खुद को उनका असली हमदर्द जरूर बता रहे हैं। और अगर भरोसा करते हैं तो हम उन्हें ये चुनौती दे रहे हैं आज कि वो अपने देश में 35,000 लोगों को रख लीजिए और 57 देश मिलकर पूरे फिलिस्तीन के लोगों का जीवन बचा सकते हैं। 57 देश फिलिस्तीन को लेकर। अब देखिए कि हमारे अपने देश में क्या हो रहा है। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता और कई सांसद दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे और उन्होंने इस युद्ध में फिलिस्तीन के प्रभावित लोगों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। और इनमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़कर भी। इनमें कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं, बीएसपी के सांसद दानिश अली हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं, सीपीआई और सीपीएम के अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और बाकी के नेता दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास आज पहुंचे। और इन नेताओं ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, पढ़कर भी सुनाऊंगा। इसमें लिखा है कि फिलिस्तीन के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को एकजुट हो जाना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश मिलना ही चाहिए। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त बयान में एक बार भी इजराइल के उन हजारों लोगों का जिक्र नहीं है जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला, काट डाला, सिर तन से जुदा कर दिया। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है, क्या फिलिस्तीन के लोगों के मानवाधिकार हैं और इजराइल के लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं है? अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। प्रेस रेजोल्यूशन बाय इंडियन एमपीज एंड पॉलिटिशियंस। The international community must exert pressure on the state of Israel to abide by international laws and respect the rights and dignity of the Palestinian people. अब ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी डिग्निटी है, उसका हर कीमत पर रक्षा उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि यही ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, यही डिग्निटी, यही अधिकार इजराइल के लोगों के भी है, इजराइल के बच्चों के भी है। अगर ये यहां ये लिख देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं।
फिर ये कहते हैं, वी स्ट्रांगली कंडेम द इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस इन गाजा बाय इजराइल which we believe amounts to an attempt to genocide। तो इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है, गाजा में जो कर रहा है, ये एक जेनोसाइड जैसा है और ये इसकी आलोचना होनी चाहिए और इसे तुरंत रुकना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुरंत अर्जेंटली गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो है हेल्प एड आनी चाहिए, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, जो भी उन्हें चाहिए, उन्हें एसेंशियल सप्लाईज, फूड, वाटर, मेडिकल एड, ये सब मिलना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो अत्याचार कर रहा है और फिलिस्तीन को अलग देश बनना ही चाहिए। फिलिस्तीन अलग देश होना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। और उसके नीचे इन सारे तमाम सांसदों के और नेताओं के हस्ताक्षर हैं। अब आप फिलिस्तीन पर भारत के इन विपक्षी नेताओं के बयान सुनिए। यहाँ जो हमारे देश में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं, उनके द्वारा हम भारत की तरफ से फिलिस्तीन की आवाम को के साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है, भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है हम उसकी निंदा करते हैं। भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का मित्र रहा है, फिलिस्तीन हमारा मित्र रहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि इस संकट की घड़ी में जब साम्राज्यवादी ताकतें और इजराइल मिलकर के उनको रौंद रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ये विश्वास उन्हें दिलाने आए हैं। ये कहना कि फिलिस्तीन नाम का राष्ट्र बनना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि फिलिस्तीन नाम का अलग देश होना चाहिए, यूएन का रेजोल्यूशन भी है और लोग तो पूरी दुनिया के एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मानवता सब जगह बराबर है। लेकिन गलत बात यह है कि जब गाजा पर हो रहे हमलों को तो मानवता के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन इजराइल के मारे गए आम लोगों का जिक्र तक नहीं किया जाता। इजराइल में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को जिस तरह काट डाला गया उसका कहीं एक बार भी जिक्र तक नहीं आता। जबकि हमास ने जिस तरह इजराइल के लोगों को मारा उसने सारी हदों को पार कर दिया। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, कई कई रात आप सो नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, हम आपको यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ दायरे होते हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो कि शायद आप देखने से पहले ही आंख बंद कर लेंगे और अगर आपने देख लिया तो आप कई हफ्तों तक शायद ठीक से सो नहीं पाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि आज ये जो स्टेटमेंट जारी किया है हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने गाजा के लोगों का समर्थन किया, बिल्कुल करना चाहिए। एक लाइन इजराइल के लोगों के लिए भी लिख देते, एक लाइन इजराइल में जो बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, जो परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उनके लिए भी लिख देते। एक लाइन जो इजराइल के जो लोग अभी भी बंधक बनाकर रखे हुए हैं हमास ने, उनके लिए लिख देते। एक लाइन उन बंधकों के लिए लिख देते जिनको हमास के आतंकवादियों ने सामने बैठाकर महिलाओं को गोली से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार डाला, उसके वीडियोस बना लिए और वीडियोस बनाकर वो इजराइल को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके लिए भी एक लाइन इसमें लिख देते। लेकिन इन्होंने नहीं लिखी। अगर वो लाइन लिखते तो हम कहते कि वाकई इन्हें सबके मानव अधिकारों की चिंता है और ये निष्पक्ष है। लेकिन क्योंकि सिर्फ बात हो रही है गाजा के लोगों की, इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है ये स्टेटमेंट और ये राजनीति से प्रेरित है। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को आज भी यह गलतफहमी है कि अगर उन्होंने हमास के आतंकवादियों की आलोचना की तो भारत के मुसलमान वोट उनके हाथ से निकल जाएंगे। आज भी वो उस दुनिया में जी रहे हैं कि अगर हमने फिलिस्तीन के लोगों का बार बार समर्थन किया, बार बार अगर हम उनके पक्ष में बयान देते रहे, हमास को लेकर अगर हमने चुप्पी भी साध ली,
उन्हें आतंकवादी ना भी कहा, बस इतना भी काफी है, तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो हमसे खुश हो जाएंगे और वो चुनाव में हमें वोट दे देंगे। बस इतनी सी राजनीति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये पुराने जमाने की जो राजनीति है अब शायद नहीं चलेगी और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी कि ये राजनीति चल रही है या नहीं चल रही है। हमारे देश के जिन विपक्षी नेताओं को हमास के हमलों की निंदा करने के लिए शब्द नहीं मिले, उन विपक्षी नेताओं को आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कल वो अपने इस बयान में कुछ संशोधन कर लें। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए उस म्यूजिक फेस्टिवल की हैं जहां हमास के आतंकवादियों ने बाहर जो मेकशिफ्ट टॉयलेट्स बने हुए थे उन टॉयलेट्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए ये टॉयलेट्स, देखिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं और मैं बताता रहूंगा ये क्या है। देखिए आप, ये बॉडी कैम की फुटेज है जो आतंकवादियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगाए हुए थे, ये उसकी फुटेज है। म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर ये टॉयलेट्स लगे हैं। देखिए कुल मिलाकर 10 टॉयलेट्स हैं। इन टॉयलेट्स के अंदर लोग हैं जो इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15 टॉयलेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, मेकशिफ्ट टॉयलेट्स। और ये आतंकवादी आते हैं, ये जानते हैं कि इन टॉयलेट्स में कोई है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन है। महिला है, बच्चा है, पुरुष है, अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है। और उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके इन सब टॉयलेट्स पर गोलीबारी शुरू कर दी। अब आप देखिए क्या हुआ। देखिए इन टॉयलेट्स में जो लोग थे बचने का एक मौका भी नहीं मिला। आतंकवादी नहीं जानते थे कि इनके पीछे, दरवाजे के पीछे कौन है। इसलिए आप ये बात तो समझिए, आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, उन्हें बस इंसानियत की जान लेनी है, उन्हें इंसान की जान लेनी है। वो इजराइल का नागरिक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो जान ले लेंगे। इससे आपको आतंकवादियों के सिद्धांत पता चलेंगे। अब एक और वीडियो दिखते हैं जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिला सैनिकों पर गोलियां चलाई जिन्हें उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था। यह महिला सैनिक एक कमरे में टेबल के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उन पर सीधे गोलियां चला दी। लेकिन इजराइल में मारे गए इन लोगों की ये चीखें दुनिया के एक वर्ग को सुनाई नहीं दे रही और हमारे देश में भी बहुत सारे नेता ये चीख सुन नहीं पा रहे, क्योंकि शायद उन्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत में मुसलमानों के वोटों की ज्यादा चिंता है। अब ये वीडियो देखिए। ये तो हमने 2 वीडियो आपको दिखाए हैं, ऐसे वीडियोस की संख्या हजारों में है जिन्हें आज शायद आप देख भी नहीं पाएंगे। नैरेटिव और क्या होता है, वो ये होता है कि आज भी दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं, ये वीडियो देखने के बाद भी। इनमें पाकिस्तान है, कतर है, लेबनान है और हमारा अपना देश भारत भी है जो औपचारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। भारत ने अब तक हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया है और आज हम भारत सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि उसे हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में तत्काल प्रभाव से डालना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना बयान दिया था तो उन्होंने खुलकर इन्हें आतंकवादी कहकर पुकारा था, लेकिन कुछ कागजी जो कार्रवाई होती है वो भी भारत को अब कर लेनी चाहिए। आज देखिए कितनी बड़ी बात यह है, कितने सारे देश हैं जो इन्हें आतंकवादी नहीं मानते। यहां तक कि हमारे दुनिया में न जाने कितने ऐसे मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते और इन लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद भी वो आतंकवादी कहकर अपने ब्रॉडकास्ट में नहीं पुकारते, बल्कि इन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, चरमपंथी कहते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं कहते हैं। इसीलिए आतंकवाद की एक पक्की परिभाषा होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में हर जगह लागू हो, जिसे हर मीडिया संस्थान, हर अखबार, हर नेता, हर सरकार फॉलो करे। और आखिर में अब आपको यह बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के चमत्कारिक प्रदर्शन से खास तौर पर हमारे देश के युवा क्या सीख सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लोगों के पास ना तो स्कूल हैं, कॉलेज है, ना अस्पताल हैं, ना दूसरी सुविधाएं हैं, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है। ऐसे देश की युवा क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम को जिस तरह से हराया, वो अपने आप में लाइफ मैनेजमेंट का एक लेसन है जो आज हमारे देश के युवाओं को यहां से सीखना चाहिए। इंग्लैंड वो देश है जहां से क्रिकेट के खेल की शुरुआत हुई और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ है 489 करोड़।
जबकि अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ है सिर्फ 58 करोड़। इंग्लैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी को हर महीने 15 से 30 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने, जबकि अफगानिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी को हर महीने 33 से 58 हजार रुपए मिलते हैं, जो कि हमारे यहां आप सोचिए कि किस लेवल पर 58 हजार रुपए की सैलरी होगी एक खिलाड़ी को। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले इंग्लैंड के इन अमीर खिलाड़ियों को, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, शानदार स्टेडियम्स हैं, हरी हरी घास वाली पिच हैं, प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, उन्हें आसानी से हरा दिया। और इसलिए अफगानिस्तान की इस जीत से आज आप 4 बातें सीख सकते हैं। मैं आज आपको स्कोर बोर्ड नहीं बताऊंगा, स्कोर बोर्ड तो आप जानते हैं, यह भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया। सीख क्या है पहली देखिए। पहली बात, गरीबी और कष्ट के ईंधन में इतनी ताकत होती है कि ये ईंधन असंभव को भी संभव बना सकता है। और हमारे देश में जितने लोग ऐसे हैं, जो युवा हैं, जो गरीबी से गुजर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, आज उन्हें सीखना चाहिए कि इन चीजों को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनाइए, बल्कि इससे मोटिवेशन लाइए। दूसरा, संघर्ष से डरिए मत, बल्कि संघर्ष से प्रेरणा लीजिए और संघर्ष को अपना हथियार बनाइए। तीसरा, दुख के समय में भी अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। और चौथा, परिश्रम और प्रतिभा पैसे और सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। परिश्रम कहीं भी किया जा सकता है और जो प्रतिभा होती है वो हर जगह चमकती है। उसे संसाधन, महंगे जूते, एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत नहीं होती। प्रतिभा एक थोड़ा सा पानी पीकर भी अपना कौशल, अपना कमाल दिखा सकती है। और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बिल्कुल यही करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के दर्शकों ने खुलकर अफगानिस्तान की इस युवा टीम का साथ दिया, खुलकर इनके लिए तालियां बजाई। और जिस तरह का समर्थन अफगानिस्तान की टीम को मिला है वो वाकई काबिल तारीफ है। ये भारत के लोगों का इस टीम के टैलेंट और परिश्रम को सलाम है। हमेशा याद रखें, पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है।